नमस्कार और स्वागत है आप सबका अध्याय 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के पहले सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं और आपने पहले की कक्षाओं में भी 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा है और बहुत से अन्य स्रोतों द्वारा आपके पास इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी है भी। जैसा कि इस अध्याय का नाम है विद्रोही और राज, जो कि 1857 के आंदोलन से संबंधित है, और आप सब इस अध्याय को बहुत से ऐसे भारत के महान लोगों से संबंधित कर सकते हैं जैसा आप बचपन से सुनते आए हैं। आपने जरूर सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आपने बहादुर शाह जफर का नाम, मंगल पांडे का नाम, पेशवा बाजीराव का नाम, नाना साहेब का नाम जरूर सुना होगा, और बिना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना नाम सुनहरी अक्षरों से लिखा। चलिए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह भी कहा जाता है? और क्यों ना कहा जाए? इस विद्रोह ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित आंदोलन किया था। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आइए इससे जुड़ी कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में एक स्रोत दिया गया है जिसमें मेरठ छावनी में सिपाहियों के विद्रोह के बाद जब सिपाही लाल किले के फाटक पर पहुंचते हैं तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नमाज पढ़कर जब उठते हैं तो देखते हैं कि सिपाहियों का हो हल्ला हो रहा है। सिपाही बहादुर शाह जफर को जानकारी देते हैं कि हम मेरठ के अंग्रेजों को मार कर आए हैं, क्योंकि वह हमें कारतूस के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता था। कुछ सिपाहियों ने तो दरबार के शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया और जाकर बहादुर शाह जफर से आशीर्वाद मांगा और इस विद्रोह पर वैधता हासिल की। आप सबके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। 19वीं सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा हो गया। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं हो चुकी थी। जैसा कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं शताब्दी के मध्य में कई किसान आंदोलन भी हुए, जिनमें मालाबार के मोपला किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन अहम था। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंड्स एवं खोंडस जाति का विद्रोह भी अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलनों का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह था 1857 का विद्रोह।
शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। चलिए देखते हैं कि विद्रोह का आधार क्या था। अगर हम इसको राजनीतिक रूप से देखें तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में काफी असंतोष फैला और विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। इसके साथ साथ अगर हम सामाजिक एवं धार्मिक बातों पर भी ध्यान दें तो हम देखेंगे कि भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में काफी आक्रोश था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन करने की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसी सती प्रथा आदि को समाप्त कर दिया गया और इससे भी लोगों के मन में काफी असंतोष पैदा हुआ। और अगर हम इसे आर्थिक तौर पर देखें तो भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में काफी असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन से उन्हीं को हाथ धोना पड़ा। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसीलिए किसानों की पीड़ा से वे भी काफी प्रभावित हुए। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम इन कारणों को सैन्य कारणों से जोड़कर देखें तो हमें पता चलेगा कि भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले काफी कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों को सूबेदार रैंक के ऊपर प्रोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी जाना पड़ सकता था। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र को पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को ईसाई बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया और अगर हम इसको तत्कालीन कारणों के साथ जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफल 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। और जानते हैं कि सैनिक विद्रोह किस प्रकार शुरू किया गया, मतलब बगावत कैसे शुरू हुई। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दाग दिया जाता था, कहीं जगह बिगुल बजाए जाते थे।
कहीं शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया जाता था, कहीं सरकारी खजाने को लूटा जाता था, सरकारी इमारतों पर हमला किया जाता था, जैसे जेल, कोषागार, टेलीफोन कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, बंगले, सभी अभिलेखों को धुंधला कर दिया गया, सारे रिकॉर्ड जला दिए गए। अंग्रेजों से संबंधित हर चीज और हर शख्स पर हमला किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदी, उर्दू और फारसी में अपील की गई। और सोचें क्या हुआ होगा। धीरे धीरे लखनऊ, कानपुर, बरेली और दिल्ली जैसे शहरों के आम लोग भी, जिसमें किसान, साहूकार, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे और हर तरह के लोग उसमें शामिल हुए। इसमें कोई भी शक नहीं कि विभिन्न सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस बगावत का फैसला लिया गया। विद्रोह की बनावट और साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि यह विद्रोह एक योजना पर आधारित विद्रोह था। और जब हम यह कहते हैं तो कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि यह योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे, यह विद्रोह इतना सुनियोजित कैसे था। चलिए देखते हैं अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन, जो कि भारत के अनेक और 1857 के प्रमुख नेताओं की और उनके अनुयायियों की बात करता है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों में पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहेब ने बागडोर संभाली, झांसी में लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला, बिहार में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने बागडोर संभाली और अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने पर विद्रोह हुआ। लखनऊ में लोग बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर चुके थे। स्थानीय नेता भी उभरे, जैसे किसान, जमींदार और आदिवासियों से विद्रोह करने का भी आग्रह किया गया और इसमें शाहमल ने उत्तर प्रदेश के परगना बरौत के ग्रामीणों को संगठित किया। गोनुआ छोटा नागपुर में सिंहभूम के एक आदिवासी कृषक क्षेत्र के कोल आदिवासियों के एक विद्रोही नेता बन गए। पर हर जगह केवल राजा रानी ही नहीं थे, बल्कि यह संदेश आम लोगों द्वारा, धार्मिक लोगों द्वारा, फकीरों द्वारा, सिपाहियों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा, आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजी राज को हटाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ ढोल और डंका बजाकर प्रचार किया। तो देखा बच्चों कि किस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी नीतियों के विरुद्ध किस तरह से बढ़ते हुए रोष ने एक विद्रोह का रूप ले लिया, जिसमें अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। कारण चाहे कुछ भी था, पर विद्रोह ने अंग्रेजों मतलब फिरंगी राज के खिलाफ एक भयंकर रूप लिया, जिसे आज भी याद रखा जाता है। चलिए इसी पर आधारित अब कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? दूसरा प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तीसरा प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? चौथा प्रश्न, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? पांचवा प्रश्न, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? छठा प्रश्न, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? सातवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर द्वितीय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आठवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? अब इन प्रश्नों के साथ हम आ चुके हैं कुछ गतिविधियों पर, मतलब एक्टिविटीज पर। शुरू करते हैं पहली गतिविधि से। अध्याय 12 हम कर रहे हैं अध्याय 11 पर। बच्चों, अध्याय 12 के एक स्रोत में मिर्जा गालिब ने दिल्ली के लोगों के अनुभवों का विवरण कुछ अलग प्रकार से किया है। इनमें मुगल शाही परिवार के सदस्य, विद्रोही सेना के व्यक्ति और विभिन्न दिल्ली वाले, साथ ही ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक भी शामिल हैं। इन पर चित्रात्मक अनुभूति दीजिए। गतिविधि 2, एक बार सोचिए कि अगर आप 1857 के विद्रोह का एक हिस्सा होते तो आपका फिरंगी राज के विरुद्ध
क्या नारा होता? गतिविधि 3, मानचित्र में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों को चिन्हित कीजिए। गतिविधि 4, 1857 के विद्रोह पर एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप या कंसेप्ट मैप बनाइए। गतिविधि 5, विद्रोह में भाग लेने वाली हस्तियों का एक कोलाज तैयार कीजिए। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं इस सत्र के अंत पर। बाकी का अध्याय दूसरे सत्र में। इस पर और जानकारी लेने के लिए NROER और NCERTs के वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखिए। और जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि इतिहास में बहुत कुछ है सीखने के लिए, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1857 का विद्रोह हमें बहुत सारी सीखें देता है। इस पर विचार कीजिए और आपस में चर्चा कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।